हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अपने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख लें या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दें, आपको वहाँ पर भी वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और आज का टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले ज़रा इसके बारे में हम लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, देखिए जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया है, उस लेक्चर को आप देख लीजिए। और 1904 में जब आपके जे थॉमसन ने उस मॉडल को दिया था तो उन्होंने उसमें कई सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए थे। उस पॉइंट के बाद एटम्स के ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए और उन रिसर्चेस में से या उन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपके 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, रदरफोर्ड, मार्शडन और ग्रेगर। ठीक है ना, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और इस एक्सपेरिमेंट की ही मदद से आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। ये पाया गया था कि एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस का कंसेप्ट एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे की चीज़ों को क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम भी ज़रा देखते हैं कैसे आपके रदरफोर्ड को ये लगा कि एटम में हमें न्यूक्लियस के बारे में थिंक करना चाहिए। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट is performed by Rutherford, Greger and Marsden in 1907 to 1909। तो 1907 से 1909 के बीच में आपके ग्रेगर, मार्शडन और रदरफोर्ड ने मिलकर सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या यूज किया, तो सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए वो थे आपका गोल्ड फॉइल, तो देखिए गोल्ड फॉइल आपके फॉइल के फॉर्म में, एक पतले शीट के फॉर्म में लिया गया। आप इस शीट को अगर ऐसे सामने से देखेंगे तो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया है, इसका पूरा एरिया दिख रहा है आपको। अगर आप सामने से देखेंगे तो इसकी सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी आपको। और इस लाइन की थिकनेस कितनी रखी गई थी, तो इसकी थिकनेस रखी गई थी अबाउट, इसका जो थिकनेस था हम इसके थिकनेस को डी मान लेते हैं और इसके थिकनेस को रखा गया था 0.004 मिलीमीटर। ये काफ़ी कम था। देखिए गोल्ड ही एक ऐसा मेटल था जिसको इतने पतले फॉइल में क्या किया जा सकता था, चेंज किया जा सकता था, क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा होती है। गोल्ड से ज़्यादा मेलिएबल या गोल्ड से ज़्यादा डक्टाइल मेटल आपको आपके नेचर में नहीं मिलेगा। यही रीज़न था कि आपके रदरफोर्ड या मार्शडन या ग्रेगर ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज़ किया, आपके गोल्ड को चूज़ किया है। मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी क्या होता है, तो देखिए जैसे मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है, अगर आप उसको हैमर करेंगे तो हैमर करने पर मेटल कभी टूटता नहीं है, बल्कि वो उस हैमरिंग की वजह से अपने शेप को क्या करता है, एक्सपांड करना शुरू कर देता है और पतले शीट में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी नॉन मेटल पर ये काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोल ले लीजिए, कोयला, अगर आप उस पर हैमरिंग करेंगे तो वो मैलिएबल नहीं होगा, यानी कि वो आपके हैमरिंग के बाद पतले शीट में चेंज नहीं होगा, बल्कि ब्रिटल फॉर्म में टूटकर टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा। जो लोग हैमरिंग के बाद टुकड़ों में बिखर जाते हैं उनको हम ब्रिटल इन नेचर कहते हैं।
और जो लोग हैमरिंग के बाद बिना टूटे उस चोट को सहकर अपने शेप को चेंज कर कर फ्लैट होना शुरू कर देते हैं, उन्हें हम मैलिएबल कहते हैं। मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो मैलिबिलिटी को शो कर पाएँ, और आपको बता दें कि उन मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा मैलिबिलिटी कौन शो करता है? आपका गोल्ड शो करता है। यही बेसिक रीज़न था कि आपके रदरफोर्ड ने गोल्ड को एज अ एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट यूज़ करने के बारे में सोचा। तो पहली चीज़ आपके रदरफोर्ड ने क्या यूज की थी? गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। गोल्ड फॉइल आपका 0.004 मिलीमीटर थिकनेस का यूज किया गया। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो था अल्फ़ा पार्टिकल। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में आप सीख लें ताकि हम एक्सपेरिमेंट में इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल इन रियलिटी एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। आप नीचे लिख सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। वो हीलियम के क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप हीलियम के न्यूक्लियस को बना सकते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एट शॉर्ट आपको आज के बाद याद ये रखना है कि एक अल्फ़ा पर +2 चार्ज होता है या +2e चार्ज होता है। E स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो हम यहाँ पर E को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन में इमेजिन कर रखिएगा कि इसके पास +2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा उसके 2 टाइम्स चार्ज किसके पास होंगे? अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास होंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ हम गोल्ड फॉइल यूज़ करेंगे और दूसरा हम यूज करेंगे क्या? अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स के सोर्स क्या होते हैं? तो इसके सबसे अच्छे सोर्स होते हैं आपके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लाइक यूरेनियम, आपका रेडॉन या फिर रेडियम। इन सभी में आपको क्या मिल सकता है? आपको अल्फ़ा पार्टिकल एज अ एमिटर मिल सकता है। ठीक, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में इनको यूज़ कर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर देखते हैं। तो ज़रा देखा जाए कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। इन 2 बातों को ख्याल में रखते हुए हम ज़रा यहाँ पर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं किस तरीके से किया गया है। तो देखिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए थोड़ा 3D डायग्राम है, आप थोड़ा इमेजिन कर देख लें क्योंकि उसको बोर्ड पर बना पाना थोड़ा टफ जॉब है। फिर भी आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। आप ऐसा समझिए कि एक ऊंची दीवार बनी हो ज़मीन के ऊपर जो ऐसे सी फॉर्म में हो। सी फॉर्म का एक दीवार हो और जिसको आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा होगा? उसका ऊपर वाला व्यू नज़र आ रहा होगा। इन रियलिटी ये सब थोड़े ऊंचे होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको 3D में आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाली लाइन ऐसे ऊंची होगी, यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेटअप रखा गया है और इसके मेन एंट्रेंस पर हम लोग क्या लगा देंगे? गोल्ड का फॉइल लगा देंगे। गोल्ड फॉइल को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे मेन एंट्रेंस पॉइंट पर और मेन एंट्रेंस पॉइंट पर इसको प्लेस कर हम यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। यह आपका क्या है? यह गोल्ड फॉइल है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया है? गोल्ड का फॉइल। यहाँ पर जितनी भी ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम लोग जिंक सल्फाइड से क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। जिंक सल्फाइड एक ल्यूमिनस कंपाउंड होता है। ल्यूमिनस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी टाइप की एनर्जी अगर गिरती है तो वो चमक पैदा करते हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। और यहाँ पर भी हमने पूरे स्क्रीन पर क्या पॉलिश कर दिया है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड पर अगर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं तो वो क्या करता है? चमकता है। ये जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन लगा दी है
और इस गोल्ड फॉइल के जस्ट सामने हमने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल का सोर्स रख दिया है। वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यहाँ पर प्लेस किए गए हैं ताकि आप उनसे क्या पा सकें, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये हमने यहाँ स्टोर किया है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को। वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स क्या एमिट करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करेंगे। यहाँ से ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जाकर कहाँ गिरेंगे, गोल्ड फॉइल पर गिरेंगे। तो देखिए ये सभी क्या जा रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ा पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस चार्ज होता है। ठीक, अब आप एक बात पर यहाँ डिस्कशन कर देख सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल से एमिट करता है, तो जवाब है नहीं। वो उस अल्फ़ा के साथ साथ बीटा या गैमा का एमिशन भी कर सकता है। देखिए अल्फ़ा और बीटा का एक साथ एमिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अल्फ़ा गैमा के साथ एमिट किया जा सकता है, बीटा गैमा के साथ एमिट किया जा सकता है। तो अगर यहाँ से बीटा और गैमा का एमिशन होने लगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कोई ना कोई ऐसा एब्जॉर्बर लगा कर रखेंगे जो बीटा और गैमा को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, सिर्फ यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे प्रोसीड कर पाएँ। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे प्रोसीड कर इस गोल्ड फॉइल पर गिरेंगे तो हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद देखा ये गया कि इस गोल्ड फॉइल के बाद बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल इससे आर पार चले जाते हैं। कुछ हो सकता है आपको स्ट्रेट पाथ पर यहाँ जाकर चमक डेवलप करते हुए दिखें, कुछ हो सकता है स्कैटर होकर यहाँ चले जाएं। आपके रदरफोर्ड, मार्सडन और ग्रेगर को बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। उन्होंने देखा कि ये जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पहली बात तो गोल्ड फॉइल को बड़ी ईजिली क्या कर लेते हैं, पास आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से ईजिली बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के साथ साथ उनको ये भी देखने को मिला कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से स्कैटर होकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि वो आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो अपने एंगल को, जो जिस लाइन पर वो चल रहे थे उस लाइन से थोड़ा हटकर एंगल बनाते हुए आगे की तरफ जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर अपने पाथ से इधर उधर भटक कर चलने लगे या अपने पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, क्योंकि गोल्ड फॉइल इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल पाथ से यहाँ वहाँ डिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कई बार अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपने ये रिज़ल्ट देख लिए हैं। इस रिज़ल्ट से आपके तीनों साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर पॉइंट आउट किए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम एक एक कर लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स easily pass through the gold फॉइल। तो देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो गोल्ड फॉइल से क्या हो जाते हैं, ईजिली पास थ्रू हो जाते हैं। गोल्ड फॉइल से आराम से क्या हो जाते हैं, निकलकर बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो ये आपको उनके पहले ऑब्जर्वेशन मिले। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अभी रदरफोर्ड देंगे आपको, लेकिन पहले आप ऑब्जर्वेशन देखिए कि उन लोगों ने 2 साल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट के सीरीज़ में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया था कि जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे उनको यही देखने को मिलता था कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल इसको ईजिली पास थ्रू कर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका था द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल with some डिफ्लेक्शन। तो देखो उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया
कि जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को पास आउट करते हैं या इससे आर पार निकल जाते हैं, वो आर पार निकलते तो हैं लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ पर अपने आप को ज़्यादा मेंटेन नहीं रख पाते हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ वहाँ क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपको स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। अल्फा पार्टिकल्स इस पाथ पर जा रहे थे, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल ऐसे चलते हुए जा रहा था लेकिन वो हल्का सा ऐसे मुड़कर इधर चला गया, तो हम कहेंगे उसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, उसको ओरिजिनली यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनली वो इस लाइन पर न जाकर अब यहाँ जाने लगा है, तो हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल थीटा डिग्री बनाते हुए या थीटा डिग्री के एंगल पर क्या हो चुका, स्कैटर हो चुका या डिफ्लेक्ट हो चुका है। और आपके रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी यहाँ से लोग निकलते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग थोड़ा बहुत अपने एंगल को या अपने रास्ते को चेंज करते हुए डिफ्लेक्ट होते हैं और दूसरी तरफ पास आउट कर जाते हैं, ठीक। तो ये तो उन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट आपके रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वन ऑफ द 8,000 अल्फा पार्टिकल retrace its path। और देखिए आपके जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अगर आप यहाँ से 8,000 अल्फा पार्टिकल्स को इस तरफ भेजते हैं तो रदरफोर्ड ये पाते थे कि 8,000 में से 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर वापस लौटता था, यानी कि अपने पाथ को क्या करता था, रिट्रेस करता था, ठीक। तो ये 3 पॉइंट मेनली आपके किसने ऑब्जर्व किए, रदरफोर्ड ने। इसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट भी ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होते हैं, वो सब इस वाले पॉइंट में इंक्लूड हो जाएंगे कि सम डिफ्लेक्शन के साथ क्या होते हैं, जाते हैं। कुछ हो सकता है 30-60 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे हों, कुछ 90 पर हो रहे होंगे, कुछ आपके 120 पर हो रहे होंगे, कुछ 130 पर हो रहे होंगे, लेकिन 180 पर अगर आपको रिट्रेसिंग, देखिए रिट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जिस पाथ पर पार्टिकल गया है उसी पाथ पर लौट आए। मतलब अगर एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था +2 चार्ज को लेकर और यहाँ से गया और इसी रास्ते पर अगर लौट आए तो हम कहेंगे उसने अपने पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट आया, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को या इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिट्रेसिंग। तो आप रिट्रेसिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल सिर्फ कब देख पाएंगे, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स यानी कि 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा करने में कामयाब होता है, ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स आपके रदरफोर्ड, ग्रेगर और मार्सडन ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? सबसे पहला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहली बात तो गोल्ड फॉइल को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी अल्फा पार्टिकल इसको पार करते हैं वो अपने ओरिजिनल पाथ को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, वो अपने ओरिजिनल पाथ से हल्का फुल्का ही सही लेकिन वो डिफ्लेक्ट जरूर होते हैं कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक। ये डिफ्लेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। और तीसरी बात उन्होंने देखा कि अगर आप कभी 8,000 10,000 अल्फा पार्टिकल्स को भेजें तो उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको रिट्रेसिंग की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी कि जिस रास्ते पर गए थे उसी रास्ते पर वो लौट आए, ठीक। तो ये तो था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो किसने परफॉर्म किया था, आपके रदरफोर्ड, ग्रेगर और मार्सडन ने, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक। तो आपके रदरफोर्ड ने और बाकी के साइंटिस्ट ने यही ट्राई किया कि हम इसको सबसे पहले किसके मॉडल से एक्सप्लेन करें, तो जे थॉमसन के मॉडल से, क्योंकि उस वक्त एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में वही मॉडल प्रेजेंट था। तो अगर आप जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर नहीं बता सकता है। ऐसा क्यों है, या क्यों इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जे थॉमसन का मॉडल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं हम लोग को एक्सप्लेन कर सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने बताई थी कि एटम जो होता है वो एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में होता है, यानी कि उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज का मास फैला हुआ होता है और उसमें जगह जगह पर नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं।
तो अगर आपका एटम पूरी तरीके से क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि उसके पूरे फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से जा रहे थे वो गोल्ड फॉइल को इतने लार्ज नंबर में कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते। क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आपके पास यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल जो है ऊपर से नीचे तक इसमें ऐसे एटम्स भरे हुए हों जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे के पूरे एटम में फैला हुआ है, तो क्या ये पूरे के पूरे एटम में फैले हुए चार्जेस आपको अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करने का ऑप्शन देंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप अल्फा को भेजते तो इन सभी का पॉजिटिव वाला जो रिपल्शन है उसको हमेशा रिट्रेस ही कराता, यानी कि जो हम लोग को 8000 में से किसी एक के लिए नज़र आ रहा है, आप ये कह सकते थे कि 8000 में से कोई एक दो इसको सिर्फ पेनिट्रेट कर पाते। तो थॉमसन का मॉडल तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर आप थॉमसन के मॉडल से अल्फा स्कैटरिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक बेकार कोशिश होगी, है ना। ठीक, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन समझा पाएगा कि यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो क्या चल रही है ना। ठीक, या फिर जो अल्फा पार्टिकल्स एक अजीब सा आपको बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है ना। ठीक, तो हम कैसे जाने इस चीज़ को? इसको एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया? रदरफोर्ड ने आपको दो बातें मानने को कही, है ना। ठीक, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने का मन बना चुके हैं तो हम लोग को दो चेंजेस करने पड़ेंगे मॉडल में, है ना। ठीक, जो एटम का मॉडल दिया गया था उसमें उन्होंने दो चेंजेस किए, बहुत बड़े चेंजेस थे वो। पहली बात तो उन्होंने ये माना कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि हॉलो होता है। जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था कि आपके एटम का पूरा मास पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता है, तो आपके रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा कि भैया एटम का मैक्सिमम स्पेस पर आप स्पेस क्या मिलेगा, आपको एम्प्टी मिलेगा, वो खाली मिलेगा, आपको उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ भी का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन अभी हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए कोई डिस्कशन है ही नहीं, है ना। ठीक, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज के आप कह सकते हैं काउंटर का, है ना। ठीक, तो एक बात तो हमें यहाँ क्लियरली समझ लेनी है कि जो आपका एटम है वो मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, उसका एम्प्टी होता है। रदरफोर्ड ने कहा ये पहला पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, और दूसरा पॉइंट आपको ये मानना है कि आपका जो एटम होता है वो अपने पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपने सेंटर के बहुत छोटे से पार्ट पर कंसंट्रेट कर कर रखता है, इकट्ठा कर कर रखता है। यानी कि अभी तक जो थॉमसन मानकर चल रहे थे कि आपका जो पूरा का पूरा एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ रहता है, आपके रदरफोर्ड का कहना है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं फैलता, वो एटम के एक छोटे से पार्ट में रहता है, जो कि एटम के कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर पर। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस आपके एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होता है और उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने पॉजिटिव चार्ज क्यों माना है, तो हम जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। ठीक, रदरफोर्ड ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप, एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, जो भी हम पढ़कर आए हैं उसको दोनों नाम से बुलाया जाता है। इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ज़रा देखते हैं अगले चीज़ की तरफ, और अगला चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो रदरफोर्ड की कुछ बातें अब आपको सुननी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, पहला पॉइंट उन्होंने माना कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। ठीक, यानी कि उनका कहना था कि आप एटम के अगर मैक्सिमम पार्ट पर ध्यान देंगे तो वहाँ पर आपको खालीपन नजर आएगा, हॉलोनेस नजर आएगा। ठीक है ना। ये उनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, all positive charge of atom concentrated at
center of atom which is known as nucleus, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने माना, न्यूक्लियस इज हाईली dense with respect to atom। देखिए दूसरा पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली डेंस होता है एटम के रिस्पेक्ट में, यानी कि एटम तो बहुत खाली रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंसिटी का, ये बहुत ज़्यादा डेंसर पार्ट होता है। आगे हम ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि लगभग पूरे एटम का 99.9% मास कहाँ रहता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने कंसिडर किए, कहें कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को मानकर चलते हैं तो आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए ये 3 पॉइंट इन रियलिटी उन्होंने उन तीनों जो ऑब्जर्वेशंस थे उन्हीं से निकाले हैं। अगर आप उन तीनों ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ईजिली समझ पाएंगे। देखिए अगर आप एटम को हॉलो नहीं मानेंगे तो आप ये प्रूफ कभी नहीं कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स उसको ईजिली पेनिट्रेट क्यों कर ले जा रहे हैं। अगर आप हॉलो मान लें तो उस चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर मान लें तो आपको स्कैटरिंग वाली बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ न्यूक्लियस अपने अगल बगल से गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल्स पर रिफ्लेक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स लगाकर उनको क्या करता होगा, स्कैटर कर देता होगा। और तीसरी बात, न्यूक्लियस रिजिड क्यों है, क्योंकि देखिए उसके ऊपर आप 10-10, 20-20 हज़ार अल्फा पार्टिकल्स छोड़ रहे हैं, लेकिन वो सबको अकेले भगाने में क्या है, काफ़ी है। बात समझिए, आपने अगर साउथ की मूवीज़ देखी हो तो उसमें हीरो रहता है, अकेले रहता है, विलन 20 आते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अकेले हीरो उन 20 विलन को मार कर क्या कर देता है, भगा देता है। तो आप यही तो कहेंगे कि वो हीरो क्या है, पावरफुल पर्सन है ना, रिजिड है, मजबूत आदमी है। ठीक वैसा ही अपने आप न्यूक्लियस को समझिए, क्योंकि ये आने वाले 20,000 की फौज से अकेले लड़ने की ताकत रखता है। तो पक्की बात है आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को एक रिजिड और एक मजबूत और एक पावरफुल पर्सन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक, इन 3 पॉइंट्स के सहारे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों होता है। तो देखिए अब हमारे पास एक एटम की नई शक्ल है, हम थॉमसन के मॉडल को पीछे छोड़ चुके हैं और हम एक नए मॉडल के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हमने एक एटम के स्फेरिकल फॉर्म को आपके सामने शो किया है और उसके बाद यहाँ पर उसके जस्ट सेंटर पर क्या मान लेते हैं, एक हाईली डेंस न्यूक्लियस जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो देखो सबसे पहली बात तो एक आप लाइन खींच लें जो जस्ट न्यूक्लियस को सिमेट्रिकली अलाइन करता हो। सिमेट्रिकली अलाइन का मतलब यह है कि उसको बीचों बीच से 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हो, ठीक है ना। लाइन का नाम दिया, किसका नाम दिया, इम्पैक्ट लाइन। इस वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि एक अल्फा पार्टिकल जो है वो इम्पैक्ट लाइन पर आ रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर के तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसी इम्पैक्ट लाइन से हम बाकी अल्फा पार्टिकल्स के पाथ का क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं। मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो वो इम्पैक्ट लाइन से कितना नीचे जा रहा है, इतना। इस डिस्टेंस को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपको मैक्सिममली क्या याद रखना है कि ये जो लाइन है जो न्यूक्लियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए निकल रही है, क्या है, इम्पैक्ट लाइन है। चलिए हम सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को मानते हैं जो आपके इसी इम्पैक्ट लाइन से होकर गुजर रहा है। तो देखिए जो जस्ट इम्पैक्ट लाइन पर जाएगा, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल हम भेजे हैं, अल्फा पार्टिकल ये गुजरा यहाँ से और इसके सामने जा रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और आपके न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या वो इस अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ आने के लिए फेवर करेगा या उसका अपोज करेगा? तो आप खुद सोच कर देखिए, प्लस को कभी भी फेवर नहीं करता है, वो उसको
कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है, वो हमेशा उसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो आप इमेजिन कर देखिए कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस आने वाले अल्फा पार्टिकल पर लगातार क्या लगा रहा है, रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, लगातार धक्का लगा रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया था, तो जैसे जैसे इसके पास आएगा उसकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, स्लो। क्यों स्लो होती जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस उसके ऊपर क्या लगा रहा है, रिपल्शन फोर्स। यानी कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल जो है वो लगातार इसकी तरफ जब मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगा। इसका रीजन है कि हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या दिखा सकते हैं, रिपल्शन फोर्स F, है ना। ये F का रिपल्शन फोर्स इस अल्फा पार्टिकल को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है, धक्का देकर इधर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 100 था, आप और नज़दीक जाएंगे उसके फोर्स को और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी स्पीड और स्लो हो जाएगी, क्योंकि लगातार रिपल्शन कर रहा है। आप यहाँ 100 से 90 होंगे, 80 होंगे, 60 होंगे, 50 होंगे, 40 होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे और 0, यानी कि यहाँ आकर आपकी गाड़ी रुक गई, है ना, ठीक। और ये अल्फा पार्टिकल यहीं पर क्या हो गया, रुक गया, ठीक। देखिए कोई भी अल्फा पार्टिकल जहाँ तक आपके न्यूक्लियस के जितना नज़दीक तक जा सके उसको हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से उसको पुकारते हैं। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इतने नज़दीक तक पहुंच पाया है, हम कह सकते हैं कि इसका क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। इसको हम किसी एक सिंबल से दिखा सकते हैं, मान लो इसको हम दिखा दें कैपिटल D। अच्छा, ये क्लोजेस्ट अप्रोच किस बात पर डिपेंड करता है, इस D की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अल्फा पार्टिकल के पास कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। मेरे कहने का मतलब समझिए, आप इसको जितना तेज फेंकेंगे ये उस रिपल्शन फोर्स का उतना ज़्यादा सामना करेगा और उतना न्यूक्लियस के नज़दीक तक पहुंचेगा, यानी कि D की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम। मेरे कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो आपको D की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो वो फोर्स लगा तो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दी तो अब 100 की बजाय आपके पास क्या है, 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। अब 200 से चलेंगे तो पक्की बात है ना कि यहाँ की बजाय थोड़ा आगे जाकर आपकी एनर्जी खत्म होगी, आप थोड़ा आगे तक बढ़ पाएंगे, यानी कि इस D की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खैर अभी हमने जिस स्पीड से फेंका था वो सिर्फ इसको यहीं तक ले जा पाया, इस D डिस्टेंस तक ले जा पाया। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल पहले ऐसे गया था और उसी रास्ते पर क्या आया, लौट आया। यानी कि जो इम्पैक्ट लाइन के ऊपर अल्फा पार्टिकल चलकर जाता है वो उसी रास्ते पर लौट आता है। ये वही 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल है जिसने क्या किया है, रिट्रेसिंग किया है, ठीक। इसके अलावा और कोई रिट्रेसिंग क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो इम्पैक्ट लाइन पर सीधा सीधा नहीं जाता है। अब अगर हम अगले अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचें तो देखिए एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से गया, इस तरीके से गया। अब इस अल्फा पार्टिकल पर भी क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि वो भी तो न्यूक्लियस के प्लस की तरफ ही मूव कर रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा इसका भी स्पीड कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि कम होते 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 ये इस तरीके से क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये रिपेल कर कर उसको ढकेल देगा दूसरी तरफ को और ये इधर को मूव कर जाएगा। मान लीजिए कि अगला आप अल्फा पार्टिकल थोड़ा दूर से निकालेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होंगे आपको रिपल्शन उतना कम सहना पड़ेगा, ठीक। अगर आप देखें कि यहाँ डिफ्लेक्शन कितने का हो रहा है तो उस एंगल को आप थीटा से मेज़र कर सकते हैं या किसी एंगल से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन थीटा डिग्री का हुआ है, यहाँ कितने का हुआ है, अल्फा डिग्री का हुआ है। वो डिफ्लेक्ट करेंगे, कोई कम एंगल पर होगा, कोई क्या होगा, ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आप ऐसे ही ऊपर की तरफ भी अल्फा पार्टिकल्स को शो कर सकते हैं, क्योंकि रिपल्शन फोर्स तो लगातार लग रहा है। हम यहाँ F को दिखा कर रखे हैं। हर पार्टिकल को न्यूक्लियस के रिपल्शन फोर्स का तो सामना करना ही पड़ेगा, और अगर रिपल्शन फोर्स लगेगा तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ एंगल मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर बीटा डिग्री पर क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा एक बात और, हम यहाँ के एंगल को अल्फ़ा या बीटा नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। रीज़न ये है कि यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हम लेकर चल रहे हैं और अल्फ़ा एंगल भी मान लेंगे तो आप दो जगह कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये थीटा है, इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा 2, ठीक है ना।
ये थीटा है, थीटा 1 से हुआ है, थीटा 2 से हुआ है। अगला एक और पार्टिकल अगर मान लें तो इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। अगर हम इसका भी एंगल मेज़र करना चाहें तो मेज़र कर सकते हैं और अब की बार एंगल थोड़ा कम बनेगा, इसको हम थीटा 3 मान सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप अगर एटम के इस स्ट्रक्चर को मान लें या इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लें तो आप इजीली इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें वो सब देखने को क्यों मिला था। तो जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इन तीनों पॉइंट्स को आप देख लीजिए। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम हॉलो है, इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसको क्या करते हैं, पार कर कर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर था सेकेंड पॉइंट, आप वहाँ का देख लें, ठीक है ना। आप चाहें तो वीडियो को पीछे ले जाकर उन पॉइंट्स को एक बार स्क्रीनशॉट पर लेकर रख लें और उन पॉइंट्स को तीनों को याद रखें। पहला पॉइंट ये था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पार हो जाते हैं। तो क्यों पार हो जाते हैं, क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है। तो हॉलो है तो देखिए सब लगभग निकल जा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट था कि वो पार तो होते हैं लेकिन उनमें डिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो एटम के कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर पर। और वो सेंटर पर रहते हुए हर आने वाले अल्फा पार्टिकल पर क्या लगाता है, रिपल्शन फोर्स। जो उसके जितना पास से गुजरेगा उसको उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा, जो उससे जितना दूर से गुजरेगा उसको उतना कम रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक, कुल मिलाकर नजदीक वाले बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होंगे और दूर वाले थोड़े कम एंगल पर। ठीक, आप जितना नजदीक आएंगे आपको डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के आसपास। ठीक, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद न्यूक्लियस रिजिड और डेंस क्यों माना गया, क्योंकि वो अकेले ही इन सब अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। जितने अल्फा पार्टिकल्स आएंगे उन सभी अल्फा पार्टिकल्स को वो अकेले ही हैंडल कर कर, रिफ्लेक्ट वगैरह कर कर, डिफ्लेक्ट कर कर यहाँ वहाँ फेंक देगा। ठीक है ना। तो पक्की बात है न्यूक्लियस एक डेंस ऑब्जेक्ट है, आपको ये मानकर रखना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, ये आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ईजिली एक्सप्लेन कर सकता है। अब अगर आप इसी की जगह पर किसके मॉडल को इमेजिन कर लें, थॉमसन के मॉडल को, तो थॉमसन का मॉडल आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी समझा नहीं पाएगा। थॉमसन के मॉडल में आपको ये बताया गया था कि एक एटम होता है, उसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे मास में क्या रहता है, फैला हुआ रहता है और बीच बीच में निगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज रहता तो कभी भी अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसको आर पार कर कर नहीं जा पाता, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको कभी भी ये नहीं करने देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव इसको हल्का हल्का डिफ्लेक्ट कर कर भेज रहा है क्योंकि ये बहुत छोटे से जगह में है। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता तो आपको कभी भी ये वाला डिफ्लेक्शन नॉर्मल देखने को नहीं मिलता। सभी के सभी लोग अपने पाथ को मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते, रिट्रेस ही कर रहे होते। तो यही रीजन है कि आपके थॉमसन के मॉडल को इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। यानी कि ये माना गया कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही नहीं है। ठीक है ना। एक बात आपको याद रखना है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे कराया गया था। गोल्ड का एक पतला फॉइल लिया गया, उस पर लगातार अल्फा पार्टिकल्स गिराए गए। उस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए और उन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर आपके रदरफोर्ड ने इन 3 कंक्लूजन्स को निकाला। उनके अकॉर्डिंग एटम पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता है, उसके पूरे मास में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसका पॉजिटिव चार्ज एक सेंट्रल पार्ट पर छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड रहता है। उस छोटी सी जगह को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये मानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं मानेंगे तब तक आपको यहाँ पर स्कैटरिंग का बेसिक रूल समझ में नहीं आएगा। भाई अगर आप इस पर न्यूट्रल चार्ज मान लें तो आप कभी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अल्फा पार्टिकल क्यों स्कैटर हो रहे हैं। भाई अल्फा के स्कैटरिंग के पीछे इस न्यूक्लियस के रिपल्शन का हाथ है ना। ठीक, और अगर आप इसको न्यूट्रल मान लें तब तो फिर हो ही नहीं पाएगा, और अगर आप इसको निगेटिवली चार्ज मान लें तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि निगेटिव मानेंगे तब ये रिपेल नहीं होगा, बल्कि यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स आते और सीधा नाभिक के पास ही चले जाते, क्योंकि नाभिक का न्यूक्लियस का निगेटिव जो है वो लगातार क्या करता, इन अल्फा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता। ये जो आपके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वही यहाँ पर डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसीलिए हमें इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानना ही होगा। ठीक, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन था किस चीज़ का, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग रदरफोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर,
और क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए उसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं फटाक से। रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, तो देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो ये समझने की कोशिश करिए। जब किसी भी आप एटम के सामने अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, भेजेंगे, और वो अल्फा पार्टिकल उसके इम्पैक्ट लाइन पर जा रहा हो, हम इसका इम्पैक्ट लाइन खींच लेते हैं। ये क्या है, इम्पैक्ट लाइन। तो उस इम्पैक्ट लाइन पर चलते चलते वो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक पहुंच सके, उस नज़दीक पहुंचे हुए पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। मान लीजिए हम इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अल्फा पार्टिकल के पास वेलोसिटी कम है या ज़्यादा। वेलोसिटी अगर कम होगी तो आप उतना ही पहले यहाँ रुक जाएंगे, यानी कि डी की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज़्यादा। आप न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाएंगे। आप जितनी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे आप न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा नज़दीक पहुँच पाएंगे, और डी की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। इस डी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाकर हम लोग इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और अभी इसके ऊपर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा है। हम ये इमेजिन कर रखते हैं कि अभी ये न्यूक्लियस के रेंज में नहीं आया है और इस पर कोई भी रिपल्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो रिपल्शन फोर्स नहीं तो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो हम इनिशियली ये मानते हैं कि इसके पास u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन रूल होता है इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, हमने वेलोसिटी u मान रखा है तो यहाँ हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा। स्टार्टिंग में इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। कैसे, देखिए ये यहाँ पर चल रहा है और आपके ऊपर इस डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसका प्लस इस अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, लगातार रिपेल करता रहेगा। इस पर +2 चार्ज होता है, न्यूक्लियस का आपका प्लस चार्ज है ही। ये लगातार इसको क्या करता रहेगा, रिपेल करता रहेगा, ठीक। और रिपेल करेगा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये पार्टिकल यहाँ आकर रुकेगा, और रुकने के बाद ही वापस यहाँ से आना शुरू करेगा। देखिए वापस क्यों आएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इस पार्टिकल को आगे भेज रहे हैं, इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, घट रहा है, या आप कह सकते हैं डिक्रीज कर रहा है। और हम सभी जानते हैं हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में इंक्रीज होना पड़ेगा, और ये किस फॉर्म में इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे जैसे ये पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास बढ़ता जाता है, इसका काइनेटिक एनर्जी तो लगातार डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और इस लास्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और इसके पास होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और यही पोटेंशियल एनर्जी इसको वापस से क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी, और ये वापस से आना शुरू कर देगा। अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए अभी आप इन फॉर्मूलों को उतना नहीं जानते हैं क्योंकि ये 12th क्लास के फॉर्मूले हैं। अभी आप यहाँ पर एज इट इज इसको यूज कर लीजिए, बाद में आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है आपका 2e, और अपॉन में ये डिस्टेंस
न्यूक्लियस और उस चार्ज पार्टिकल अल्फा के बीच का, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, वो है आपका कैपिटल डी। तो देखिए यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ये भी हट जाएगा, आपका बच जाएगा 1/4πε0 2e स्क्वायर इंटू जेड। जेड आपके एटम का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, अलग अलग एटम के लिए ये अलग अलग होता है। और आपके गोल्ड के लिए 79 होता है, जिसका इस्तेमाल किसने किया था, जिसका यूज़ किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और अपॉन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और अगर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, D = 1/4πε0 इंटू में 2e स्क्वायर इंटू जेड होल बाई 1/2 mu स्क्वायर। और अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप इसकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और कर इसी फार्मूले को और ऐसे लिख सकते हैं आप, D = 1/4πε0 2e स्क्वायर इंटू जेड होल बाई काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ तब करिएगा जब आपको अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी दिया जाए, ठीक है ना। और नीचे वाले फॉर्मूले का तब यूज करिएगा जब आपको सीधा सीधा क्या दे दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाए, ठीक। इन दोनों फार्मूलों पर आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर देख लें। हम आज इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे। तो अभी तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर का भी फॉर्मूला फटाक से देख लेते हैं। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अच्छा, इस फार्मूले से आप साफ साफ देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा डी उतना क्या होगा, कम होगा। आप खुद ही सोचिए, काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ये न्यूक्लियस के उतना नज़दीक आएगा, यानी कि डी उतना क्या होगा, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी जितना लो होगा ये आपका डी वाला वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना लो होगा उतना पहले ही रुक जाएगा, तब आपको डी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले के बिहाफ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप न्यूक्लियस के कितना नज़दीक जा सकते हैं और कितना दूर, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। और अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की, है ना, ठीक। अगर आप इम्पैक्ट पैरामीटर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें और हमें समझनी पड़ेंगी। हम फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स पर कंसंट्रेट कर सकें, ठीक। तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ज़रा इसको भी समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक एटम है और उस एटम में आपका न्यूक्लियस है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये है उसका इम्पैक्ट लाइन। इम्पैक्ट लाइन मैंने अभी आपको बताया है, एक ऐसा लाइन होता है जो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर से गुजरता है। तो ये तो इम्पैक्ट लाइन हो गया। इम्पैक्ट लाइन के बाद मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल अब की बार इम्पैक्ट लाइन पर न जाकर एक अलग लाइन से होकर गुजर रहा है, और यहाँ जाते जाते वो ऐसे डिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया है, आगे चला गया है। तो आपके इसका डिफ्लेक्शन हम मान लेते हैं कितना है, थीटा डिग्री है, ठीक है ना। देखिए इस इम्पैक्ट लाइन और इसके एक्चुअल लाइन मतलब अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जिस पाथ पर जा रहा था, एक्चुअल लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही इम्पैक्ट मीटर कहा जाता है। इम्पैक्ट मीटर को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो b है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट मीटर कहते हैं। और इम्पैक्ट मीटर के अलावा आपका थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहा जाता है उसको, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब अगर आप इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए, tan थीटा इक्वल d अपॉन
टू बी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आपको इस फॉर्मूले की बिहाफ पर कई सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, यानी कि आपका अल्फा पार्टिकल इम्पैक्ट लाइन से जितना दूर जा रहा होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, है ना। ठीक, आपको वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी। और आपका क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो आप पीछे फार्मूला देख चुके हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस फार्मूले पर भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें डी आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, बी इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, यानी कि वो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा या कितना कम डिफ्लेक्ट होगा। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। इन दोनों फार्मूलों को आज आप नोट करिएगा। इन दोनों फार्मूलों के बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स को एक बार ट्राई करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने के बाद हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे और उसके बाद नील बोहर के मॉडल पर आएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।